हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अमित दुबे। आज मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। नो डाउट आपने कहीं ना कहीं से ज़रूर कुछ ना कुछ इसके बारे में सुना या सीखा होगा, पर मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये अनुभव है, जितने लोगों से आज तक मैं मिला हूँ, कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब या आज तक के जितने लोग बिटकॉइन को डिफ़ाइन किए हैं, जो चीज़ें जनता जानना चाहती है, जो चीज़ें लोग समझना चाहते हैं, वो लोग बहुत कायदे से नहीं बता पा रहे हैं। और कभी मैं भी उसी लाइन में था कि मैं इसको समझ नहीं सकता था। बट आज क्रिप्टो करेंसी की सारी परिभाषा को जब मैंने इसको समझा है, इसके सारे गुण को मैंने जाना है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है और लोगों को मैं उसे बताना चाहता हूँ। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरा जो भी अंदाज़ है क्रिप्टो को बताने और समझाने का, आपको इससे यकीनन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम अमित है और मेरा इस समय मेन प्रोफेशन जो है वो क्रिप्टो करेंसी का है। यानी इस जो क्रिप्टो करेंसी है, यही मेरा प्रोफेशन हो चुका है। आज क्रिप्टो करेंसी जो है अपने आप में एक ये जो शब्द नहीं रह गया है, बल्कि एक इंडस्ट्री बन चुकी है। जैसे कभी इंश्योरेंस सेक्टर में पहली कंपनी एलआईसी थी या नेशनल इंश्योरेंस था, उसी तरह जैसे कभी टेलीकॉम सेक्टर की पहली कंपनी का नाम जो है बीएसएनएल है, बट आज बहुत सारी कंपनियां हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारी कंपनी है। वैसे दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी। जो क्रिप्टो करेंसी की अवधारणा शुरू हुई, दुनिया में आई, सबसे पहले ये आइडिया आया, ये बिटकॉइन से ही आया, जो कि 2009 में आया और अब तक इसको 14 वर्ष हो चुके हैं। अब बात आती है कि बिटकॉइन, सर बिटकॉइन के अलावा आज के डेट में ये इंडस्ट्री हो चुका है। आज बिटकॉइन के अलावा कम से कम 10,000 क्रिप्टो करेंसी कॉइन मार्केट कैप में लिस्टेड हैं और दसियों हज़ार क्रिप्टो करेंसी ऐसी हैं जो कि कॉइन मार्केट कैप में विदाउट लिस्टेड हैं, फिर भी वो काम कर रही हैं। लिस्टेड हो या विदाउट लिस्टेड, इन दोनों में स्कैम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लिस्टेड में स्कैम नहीं हो सकता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, करंट न्यूज़ से आप अपडेट नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इन दोनों जगह से धोखा मिल सकता है। तो इसलिए हमेशा अपडेट रहिए इस इंडस्ट्री में और करंट न्यूज़ से अपडेटेड रहिए, जानकारी अपनी बढ़ाते रहिए। अब अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी ऐसे आदमी के संपर्क में आइए जो ये सारे नॉलेज रखता हो और आपको दे सकता हो, क्योंकि इसको सीखने में तो सर समय लग जाएगा। अब अकेले बीटीसी, बिटकॉइन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो बीटीसी है। अकेले बिटकॉइन ने आज के डेट में फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और दुनिया की सबसे बड़ी बैंक जेपी मॉर्गन, इनको वर्ल्ड रैंकिंग में इसने पीछे छोड़ दिया है बिटकॉइन ने। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतनी बड़ी चीज़ बिटकॉइन है तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? डेफिनेटली जानना चाहिए, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी को हमें मालूम अगर नहीं रहेगा तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिस करने पे भी अपना नुकसान है। अब बात करें अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में, तो आज के टाइम में ये इंडस्ट्री करीब $3 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को सरपास कर चुका है। अब बहुत सारे लोग ये रुपया ही नहीं समझते हैं। ये रुपया कितना होता है सर? ये रुपया आज के टाइम में अपने देश का जो अर्थव्यवस्था है, मेरे जानकारी के अनुसार करीब करीब $2.5 ट्रिलियन है। आज के डेट में इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो करीब $2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। यानी कि क्रिप्टो इंडस्ट्री की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो चुकी है। तो क्या ये इंडस्ट्री छोटी होगी? नो, ये इंडस्ट्री छोटी नहीं, बहुत बड़ी हो चुकी है। अब इतना ही नहीं सर, दुनिया के जितने भी बेस्ट माइंड हैं वो सारे लोग कहते हैं कि आने वाला दौर क्रिप्टो करेंसी का है, जो वक्त आने वाला है वो क्रिप्टो करेंसी का है। और क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट भी किया हुआ है। तो जायज़ सी बात है, अगर दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं तो कुछ न कुछ इसमें खासियत होगा। सबसे बुद्धिमान लोगों में जैसे इलोन मस्क हो गए, या फिर आप कह सकते हैं रॉबर्ट कियोसाकी हो गए, ऐसे लोग भी यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब एक तरफ जहाँ दुनिया के बुद्धिमान लोग हैं, वहीं इस इंडस्ट्री में दुनिया के सबसे अमीर लोग भी
सबसे अमीर लोग भी पीछे नहीं हैं, उन्होंने भी यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर सबसे अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो इसमें कुछ न कुछ खासियत होगी। खासियत ये है कि इस इंडस्ट्री में जिन्होंने मामूली पैसा लगाया वो भी अमीर हो गए। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन, जो कि अमेरिका का है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक गोल्ड सैकमैन, इसने भी अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। और गोल्ड सैकमैन ने अपने टोटल रिजर्व गोल्ड का 25% गोल्ड को सेल करके इसने डिजिटल गोल्ड ले लिया, यानी क्रिप्टो करेंसी ले लिया। तो क्या दुनिया के सबसे बड़े बैंकों से ज़्यादा फाइनेंस हम जानते हैं? जी नहीं। इनके पास एडवाइजर्स की भी कमी नहीं होती। अगर ये पैसा यहाँ लगा रहे हैं तो कुछ न कुछ इस इंडस्ट्री में खास होगा। बस इतना ही नहीं है सर, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है माइक्रोस्ट्रेटजी। इसका जो सीईओ है माइकल सेलर, वो हर डिप में बिटकॉइन को बाई करता है। तो सर एक बात बताओ, जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग, जिस इंडस्ट्री में दुनिया के सबसे अमीर लोग पैसा लगा रहे हों, सबसे बुद्धिमान लोग पैसा लगा रहे हों, जिस इंडस्ट्री में दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निकल कंपनी पैसा लगा रही हो, तो क्या ना हम इनसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इनसे ज़्यादा फाइनेंस समझते हैं? जी नहीं। तो हमें भी इस इंडस्ट्री में कुछ न कुछ अपने ज़िंदगी के जितने भी अपने पास एसेट है, तो उसमें से एक छोटा सा पोर्टफोलियो हमें क्रिप्टो इंडस्ट्री में ज़रूर बना लेना चाहिए। ऐसा मेरा सलाह नहीं है, बस मैं अपनी जानकारी को आपसे साझा कर रहा हूँ। मानना न मानना आपके ऊपर है और इसका सारा जोखिम आपके ऊपर निर्भर करता है। पर यहाँ उतना पैसा ज़रूर लगा लेना चाहिए हर व्यक्ति को जितने का वो पेशेंस रख सकते हैं, चाहे वो 100 रुपया ही क्यों ना हो। अब बात आती है क्रिप्टो करेंसी का, तो समझना ये होगा सर कि दुनिया की जब हर देश के पास अपनी अपनी करेंसी है तो क्रिप्टो करेंसी की क्या ज़रूरत है। आज यही जब आम जनता समझ जाएगी तो कहीं ना कहीं उनको क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूएशन पता चल जाएगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपके नज़र में क्रिप्टो मतलब कुछ नहीं होता है ना। तो समझते हैं कि दुनिया में जब हर देश के पास अपनी अपनी करेंसी है तो क्रिप्टो करेंसी की क्या आवश्यकता है। सर जान लीजिए कि अब करेंसी क्या होती है उसको समझते हैं। जब भी कोई दो लोग आपस में किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं, कोई मिस्टर ए या बी, तो इंडिया में है तो रुपए से लेन देन करते हैं, अमेरिका में है तो डॉलर से लेन देन करते हैं, या जिस देश में है उस देश की करेंसी से लेन देन करते हैं। इसको हम कह सकते हैं मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन। ये एक माध्यम है दो लोगों के बीच में लेन देन या ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाने का। अब एक बात बताइए, क्या बिना रुपए का क्या हमारे आपके बीच में या किन्हीं दो लोगों के बीच में कोई लेन देन संभव है आज के डेट में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना रुपए का कोई भी लेन देन नहीं हो सकता है। जबकि ऐसा नहीं है कि ये शुरू से था। सबसे पहले जब इंसानी सभ्यता ने लेन देन किया था तो उन्होंने बार्टर सिस्टम पे लेन देन किया था। आई नो आप सभी लोग ये चीज़ जानते होंगे, बार्टर सिस्टम, जो कि सामान के बदले सामान अदला बदली या इसको वस्तु विनिमय बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इससे बदल के हम लोग करेंसी तक कैसे पहुँचे? कहीं ना कहीं इन सब में कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी। तो कमियां क्या थी? पहला था स्टोरेज, दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा था इसमें कोई यूनिट नहीं बन सकती है। अब इसको उदाहरण से समझिए सर कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और लोग सामान के बदले सामान आपको देते जा रहे हैं, तो आप सारे सामान डिफरेंट तरीके से रखेंगे कहाँ, उसको स्टोर कहाँ करेंगे? सबसे बड़ी समस्या। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का, जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था आज है उतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था तब नहीं थी। और तीसरा यूनिट को ऐसे समझिए कि अगर किसी को भैंस के बदले बकरी खरीदना है और एक भैंस के बदले 10 बकरी मिल रही है तो उनको 10 की 10 पूरी खरीदनी पड़ती। अगर वो चाहे कि एक बकरी खरीद लें तो ये संभव नहीं था, क्योंकि भैंस को काट के नहीं दिया जा सकता। तो कहीं न कहीं ये छोटी इकाई कोई नहीं बनती थी, उसमें कोई यूनिट नहीं होता था बार्टर सिस्टम में, इसलिए भी लोग प्रॉब्लम फेस करते थे। और उस दौर के जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना हम कुछ ऐसा लें जिसको हमें कैरी करने में भी आसान हो और लेन देन भी हो जाए। तो हर कबीले, हर राजतंत्र के लोग हल्के पत्थरों के सिक्के बनाना शुरू किए। दैट इज़ कौड़ी। सबसे पहली करेंसी कौड़ी थी। अब कौड़ी क्या था सर?
जब ये कौड़ी फूट जाती थी तो ये फूटी कौड़ी होती थी, तो किसी का 500 का पाउडर आधे में आ जाता था 250 रुपये में, है ना। अब कौड़ी कहीं ना कहीं आप लोग ये लोग सुने भी होंगे कि जाओ तुमको हम फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, यानी इससे छोटी कोई करेंसी है ही नहीं। मतलब ये हुआ कि कौड़ी जब बनी तो अब कोई चीज़ 10 कौड़ी की तो कोई 100 कौड़ी की। अब ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड करने के लिए आ गया डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ की सप्लाई जितना ज़्यादा और जितना कम डिमांड उसका उसी तरह से रेट, है ना। डिमांड और सप्लाई पे, जिस चीज़ का सप्लाई कम हो डिमांड बढ़ जाएगा उसका रेट बढ़ जाएगा, जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड घट जाए उसका रेट घट जाएगा। इसी आधार पे हर चीज़ का रेट तय होने लगा। इसके बाद धीरे धीरे इंसानी सभ्यता को जब यहाँ प्रॉब्लम फेस होने लगी टूटने फूटने का, तो वही इंसानी सभ्यता मेटल पे आती है, और मेटल में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट उन्हें गोल्ड पर होता है, क्योंकि गोल्ड को कहीं भी इधर उधर गली मोहल्ले में नहीं पाया जा सकता है। इसको बड़ी ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस से माइन करके निकाला जाता है, और ये हर जगह पैदा भी नहीं हो सकता। ये नेचुरल मेटल होता है और इसे किसी लैब में भी बनाया नहीं जा सकता, मतलब मन चाहा सप्लाई इसका हम नहीं ला सकते हैं। तो क्या होगा, जब सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक। अब गोल्ड में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी कि कैरी करने में प्रॉब्लम था, लोग इसका गला काट देते थे, लोगों का मार के छीन लेते थे गोल्ड, और गोल्ड ले जाने में भी दिक्कत था। उदाहरण के रूप में अगर आज हम आपको 10 किलो गोल्ड दें और आपको कहीं लेके जाना हो तो क्या आपके लिए वो आसान होगा? नहीं, आपको भी खतरा महसूस होगा। अब गोल्ड के बाद नेक्स्ट आता है, पूरी दुनिया को अमेरिका ने एक सजेशन दिया, जब राजतंत्र ख़त्म होके लोकतंत्र आता है, कि क्यों ना सारे देश जितना सोना एक जगह रिजर्व करेंगे, होल्ड करेंगे, उतनी ही करेंसी छापी जाए। इस कैसी करेंसी को हम कैश कहते हैं या फिएट करेंसी कहते हैं। यहीं से फिएट करेंसी की चलन शुरुआत हुई। अब जितना सोना रिजर्व उतना करेंसी छपता था, और अमेरिका ने सभी देशों को एक सहूलियत दिया कि अगर कोई देश अपना सोना लेना चाहता है तो उसका डॉलर उसे वापस करे और सोना अपना लेके जाए। अब इसमें अमेरिका का क्या लाभ था सर? अमेरिका का लाभ था ट्रांजैक्शन फ़ीस का। हर ट्रांजैक्शन पे अमेरिका एक छोटी सी फ़ीस चार्ज करता था। आज भी हम लोग कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन फ़ीस पे करते हैं। अब कैश के भी काम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगी कि कहीं एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मनी ऑर्डर से हफ्ता 10 दिन लग जाता था। इससे निजात पाने के लिए उस समय के इंसानों ने एक नया विकल्प ढूंढा, और टेक्नोलॉजी आ गई है। जो टेक्नोलॉजी इसमें इन्बिल्ट हो जाती है तो प्लास्टिक के कार्ड आते हैं, और जब प्लास्टिक के कार्ड आते हैं तो पैसा कहीं भी जमा करिए और दूसरे जगह ईजिली आप वहाँ से विड्रॉल करके निकाल सकते हैं एटीएम मशीन से, या स्वैप करके बिल पे कर सकते हैं। अब प्लास्टिक कार्ड भी ले जाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, और यहाँ पे लिमिट लगा होने की वजह से एक नई टेक्नोलॉजी आती है, डिजिटल करेंसी। डिजिटल क्या है सर? जबकि एक कोड दूसरे के मोबाइल में या बैंक अकाउंट में कोड के बदले कोड चला जाता है, जबकि ये करेंसी नहीं होती है। लेकिन बैंक इसके जिम्मेदार होते हैं कि इस कोड के बदले बैंक या गवर्नमेंट आपको कैश के रूप में पैसा दे सकती है। अब बताइए सर, अगर दुनिया यहाँ से चल के हज़ारों साल में यहाँ तक आई है, तो इससे बेहतर अगर कुछ बनेगा तो क्या इंसानी सभ्यता एक्सेप्ट नहीं करेगी? करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। और वो सबसे बढ़िया सभ्यता क्या है सर? क्रिप्टो करेंसी। अब अंतर क्या है सर दोनों में? क्रिप्टो करेंसी भी डिजिटल है और डिजिटल करेंसी भी आ गई है। जो लोग डिजिटल इस्तेमाल करना नहीं जानते वो लोग कैश इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कार्ड इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो सारे लोग शिफ्ट कब होंगे क्रिप्टो करेंसी पे? जब इन तीनों में क्या खामियां हैं, कैश में क्या कमी है, प्लास्टिक मनी में कमी क्या है, या डिजिटल मनी की कमी क्या है, अगर ये जान जाएंगे तभी जाके सारी दुनिया क्रिप्टो करेंसी पे शिफ्ट होगी या क्रिप्टो करेंसी का चलन आएगा। और इसमें से कोई भी चलन जो चला है, कोई भी लेन देन का तरीका आसानी से पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया है। किसी को 10 साल में, किसी को 20 साल में, किसी को 50 साल में एक्सेप्ट किया है। तो क्रिप्टो करेंसी भी जिस दिन पब्लिक को समझ में आ जाएगी, लोग क्या करेंगे? क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करने लगेंगे। अब इसमें क्या खूबी है वो जानने से पहले समझना होगा कि डिजिटल मनी में, प्लास्टिक मनी में और कैश में क्या कमी है। अभी ये 3 चलन है, बाकी तो ख़त्म हो गया। तो समझते हैं जिसने क्रिप्टो करेंसी बनाया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिसने क्रिप्टो करेंसी बनाया ये उसका कहना है। उसका कहना क्या है कि जब
थोड़ा मैं अपने लिए जगह बना लेता हूँ। उसका कहना है कि किसी भी देश की करेंसी को, जो हम मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन इस्तेमाल करते हैं, रुपया हो या डॉलर हो, किसी भी देश की करेंसी को उस देश की जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो कंट्रोल करती है। मतलब सेंट्रल अथॉरिटी में हर देश के करीब 3% लोग आते हैं सेंट्रल व्यवस्था में, और 97% पब्लिक होती है। अब इस व्यवस्था में कमी ये है कि जब कंट्रोल में इन 3% लोगों के पास है कोई चीज़, अगर ये गलती से भी कोई गलत फैसला ले तो 97% लोगों के साथ गलत हो सकता है। जैसे बहुत सारे देशों ने गलती की है, वेनेजुएला हो गया, जिम्बाब्वे हो गया या श्रीलंका हो गया, जहाँ की करेंसी व्यवस्था या अर्थव्यवस्था वहाँ की ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई, दिवालिया हो गया। तो क्या ये और किसी देश के साथ नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ % लोग गलती कर सकते हैं या हो सकता करते भी हों। दूसरा कमी ये है कि यहाँ पे पब्लिक के ज़रिए कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा गया इस करेंसी व्यवस्था को लेके। मतलब कि सरकार ने 2000 का नोट कितना छापा, इसके पहले की सरकारों ने 1000 का कितना नोट छापा, उनसे पहले की सरकारों ने 500 का नोट कितना छापा, ये किसी भी आम जनता को मालूम नहीं होता है। ये पूरी व्यवस्था इतना क्रिटिकल बनाया गया है कि आम जनता इसको समझ ही नहीं पाती है। अब इसमें नुकसान क्या है न जानने का? नुकसान ये है कि अगर कुछ % लोग इसको गवर्न करते हैं, अगर उनको मान लेते 100 करोड़ छापना है, उसकी जगह वो 200 करोड़ छाप ले, तो हमें कैसे पता चलेगा? कोई ट्रांसपेरेंसी तो रखी नहीं गई है। ट्रांसपेरेंसी का सेंस क्या होता है कि मान लेते हैं सरकार ने कितनी नोट छापा और पब्लिक के पास कितना नोट गया और अभी कितना नोट सरकार के पास बैलेंस बचा है। ये सारी चीज़ें अगर एक एक जनता देख सकती, अगर आम पब्लिक ही जान सकती कि अब तक सरकार ने कितनी नोटें छापी, पब्लिक के पास गया कितना और गवर्नमेंट के पास बचा कितना है, तो इसी को असली ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। जबकि ये जनता के पास ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा गया है। अब देखिए आम जनता जान ही नहीं पाती है। अब इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है सर, इसीलिए ब्लैक मनी यहाँ पे जनरेट होता है। अगर ये ट्रांसपेरेंसी होती तो ब्लैक मनी जनरेट होने का कोई संभावना नहीं होता, और इसमें प्रॉफिट 97% लोगों का होता, पब्लिक का। इस दूसरी कमी के अलावा एक तीसरी सबसे बड़ी कमी है, किसी भी देश की करेंसी को अनलिमिटेड प्रिंट किया जा सकता है। मतलब चाहे जितना सरकारें चाहें, ये सरकारी व्यवस्था सेंट्रल अथॉरिटी अगर चाहे तो जितना चाहे उतनी करेंसी प्रिंट कर सकता है। आप कुछ मेरे फ्रेंड्स सोचेंगे कि नहीं, जितना सोना जमा होता है उतनी कैश की करेंसी किसी देश में छपती है, जबकि ये इन्फॉर्मेशन गलत है। 1971 से अमेरिका और 1994 से इंडिया और बाकी सभी देश भी दुनिया के इस अवधारणा को ख़त्म कर दिए कि नया नोट छापने के लिए करेंसी सोने की आवश्यकता है। अब ऐसा कोई भी रूल नहीं रह गया है। अब जो छपता है वो फिएट करेंसी छपती है, फिएट करेंसी छपती है। इसको छापने के लिए गोल्ड की ज़रूरत नहीं है। अब नया नोट छपता है तो उससे क्या होता है सर, नोट की सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड घट जाता है तो नोट की वैल्यू भी घटती है। या यूँ कह सकते हैं कि जैसे ही नया नोट छपता है वैसे ही इन्फ्लेशन रेशियो बढ़ जाता है, और जब इन्फ्लेशन रेशियो बढ़ता है तो क्या होता है सर, महंगाई दर बढ़ जाती है। इससे क्या होगा? इससे नुकसान ये है कि जो पहले से पब्लिक के पास करेंसी रखी है उस पर डिफ्लेशन रेशियो काम करने लगता है। मतलब कि जो पैसा आज आपके पास रखा है उसकी परचेजिंग पावर घट जाती है। इसको उदाहरण से समझते हैं कि अगर आपके पास 2000 का नोट है, आज उसमें जितना सीमेंट की बोरी आपको मिल रही है, क्या 20 वर्ष बाद उसी 2000 की नोट से उतना ही सीमेंट की बोरी मिलेगा? बिल्कुल नहीं। यही आपका भी जवाब होगा, क्योंकि अगर सीमेंट की बोरी आज 4 मिल रही है तो हो सकता है 20 वर्ष बाद केवल 1 ही मिले। अब ये बात हम आज कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यही पिछले इतिहासों में होता चला आया है। जब भी सरकार नई नोट छापती है तो हमारे ही नोट की वैल्यू घट जाती है, डिप्रीशिएशन हो जाता है। अब सरकार ये क्या करती है, पब्लिक से काम करा के या इसका वैल्यू जनरेट करवा के फिर इसकी वैल्यू बढ़ाती है जो नए नोट आते हैं। मतलब कहने का है कि अगर सरकार ने 1000 करोड़ छापा है तो ये 1000 करोड़ का जिम्मेदारी देश के हर नागरिक का हो जाता है, जिसे हम टैक्स भर के पूरा करते हैं। पहले ये पैसा माइनस में छपता है, ऐसा नहीं कि सरकार के पास कहीं से खजाना रखा है। ये नोट भी सरकारें
माइनस में छपती हैं। नोट छपने का प्रोसेस भी कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, आप उसको बेहतर वहाँ से समझ सकते हैं कि नोट छपने का क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है, इतना ही कमी नहीं है इस व्यवस्था में, एक कमी और है जो सबसे बड़ी है कि दुनिया की सारी करेंसी डिजिटल हो चुकी हैं, फिर भी आज के डेट में कोई भी ग्लोबल पेमेंट सिस्टम नहीं है। ग्लोबल पेमेंट सिस्टम नहीं है, मतलब कि अगर आप इंडिया में हैं और आप सोचें कि एक बॉटल पानी आप डॉलर से ख़रीद लें, तो माय डियर फ्रेंड आप ख़रीद नहीं पाएंगे, दुकानदार मना कर देगा और वो बोलेगा कि जाके आप रुपया लेके आइए इसको बदल के। सेकंड, यही चीज़ आप अमेरिका चले जाएं तो क्या होगा, वहाँ पे आपको रुपए से एक भी बॉटल पानी नहीं मिलेगा, वो भी बोलेगा मैं रुपये नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, आप जाके डॉलर लेके आइए। यानी कि इससे प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका गया हुआ व्यक्ति इंडिया में अगर पैसा भेजना चाहे, भारत में पैसा भेजना चाहे, तो इसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, पहले वहाँ की सेंट्रल बैंक में अमेरिका के, फिर इंडिया के सेंट्रल बैंक में, फिर आपके ब्रांच में, तब आप तक पहुँचता है। इस व्यवस्था से प्रॉब्लम क्या है, इस व्यवस्था से प्रॉब्लम ये है कि इसको पूरा करने में समय करीब 72 घंटे का लग जाता है। क्या ये मामूली है? अगर आपके जानने वाले के पास अमेरिका में 100 करोड़ है और रात को 2 बजे आपको केवल 1 करोड़ रुपया चाहिए और ये व्यक्ति देना भी चाहे तो नहीं दे सकता इमीडिएट, क्योंकि ये जो कन्वर्जन सिस्टम है पहले उसको इस तरह से कन्वर्ट होके ही इंडिया में पैसा आ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे? दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे बैठे हुए लोग फ्री में काम नहीं करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ चार्ज करते हैं, इनको भी सैलरी मिलती है। अब जब चार्ज करते हैं तो जो ट्रांजैक्शन फ़ीस या कन्वर्जन फ़ीस यहाँ कटती है वो करीब 3% से लेके 10% तक चला जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका पैसा कैसा है और भेजने का माध्यम कैसा है। अब अगर सपोज करिए कोई व्यापारी, हम आप तो छोटे लोग हैं, हमें इतनी ज़रूरत है नहीं लेकिन अगर कोई व्यापारी 100 करोड़ का व्यवसाय एक देश से दूसरे देश में करे और पेमेंट भेजे और उस पर सिर्फ 3% का भी चार्ज लगे, तो करीब 3 करोड़ की 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे केवल फीस लग जाती है। क्या ये 3 करोड़ अमाउंट छोटा है? जी नहीं। अब आप बोलेंगे इसे हमें क्या लेना देना, हमको थोड़ी ट्रांजैक्शन करना है। जी हाँ, आप ही को लेना देना है, ये भी पैसा ही नहीं 97% पब्लिक को भरना है। बोलेंगे कैसे? सर अमेरिका या किसी और देश से मंगाए हुए इंजेक्शन को अगर आपके फैमिली में किसी को भी इंजेक्ट किया जाएगा तो ये 3% आप ही को देना पड़ेगा। किसी दूसरे देश से मंगाए गए किसी भी उपकरण या गैजेट्स को अगर आप इस्तेमाल करते हैं लाइक मोबाइल या कुछ भी, तो ये भी 3% पब्लिक ही जमा करती है, कोई व्यापारी अपने घर से नहीं देता है। तो अल्टीमेटली ये 4 बहुत बड़े प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये क्रिप्टो करेंसी की अवधारणा या इसको शुरू किया गया या बनाने वाले ने क्रिप्टो करेंसी को बनाया। अब अगर ये चारों कमी क्रिप्टो करेंसी दूर करती है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो करेंसी व्यवस्था से बेहतर है कि नहीं है, चाहे वो डिजिटल प्लास्टिक कार्ड हो या कैश हो, इन तीनों से बेहतर होगा अगर ये चारों कमियाँ दूर हो जाएं तो। अब बनाने वाले ने ये चारों कमी दूर कैसे किया उसको समझते हैं। बनाने वाले ने चारों कमी दूर किया 2009 में एक सतोशी नाकामोतो नाम का आदमी है या औरत है या 10 लोगों की टीम है, ये पूरी दुनिया में कोई भी नहीं जानता क्लियरली। इसने क्या किया, इसने कहा कि इस पूरे सिस्टम में जितनी कमियां हैं, इसके पहले वाले चाहे वो कैश का सेंट्रलाइजेशन हो, चाहे ट्रांसपेरेंसी की कमी हो, अनलिमिटेड सप्लाई हो करेंसी की, या ग्लोबल पेमेंट, ये चारों कमियां मैं दूर कर दूंगा। अब दूर करेगा तो जाहिर सी बात है सबसे पहले सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? अमेरिका का, जिसका डॉलर है। क्यों? क्योंकि सारे देश की करेंसी इसी डॉलर पर निर्भर करती हैं। जैसे पहले कोई भी करेंसी गोल्ड पर निर्भर करता था, गोल्ड रिजर्व होता था, वैसे ही बाकी का देश के लोग जो है बाकी देश की अर्थव्यवस्था डॉलर रिजर्व करते हैं। हर देश की फॉरेन रिजर्व मनी डॉलर होती है, मैक्सिमम देशों की, कुछ देश छोड़ के मैक्सिमम की डॉलर ही होती है इंटरनेशनल करेंसी। अब अगर ये जिंदा रहे या सबको सामने आके रहे तो सबसे पहले अमेरिका इसको मार देगा, या बाकी भी देश इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये कह रहा कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊंगा जो इन सब व्यवस्था को ख़त्म कर देगा, तो कहीं न कहीं किसी के हाथ से सत्ता या पावर जाएगा उसको अच्छा
नहीं लगेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो अपने देश की या दूसरे देश की। अब इसने एक कारण तो ये रहा कि इसको खुद को खतरा था इसलिए खुद को गायब कर दिया, और दूसरा कारण ये रहा कि अगर ये कहता कि मैं अमेरिकन हूँ तो हो सकता है जापानी इसको कहते कि मैं नहीं मानूंगा बिटकॉइन को क्योंकि अमेरिका वालों ने हमारे पर बम गिराया है। या अगर ये कह देता कि मैं मुस्लिम हूँ तो हो सकता है हिंदू ना मानते। अगर ये कह दे कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो शायद इंडिया वाले बिटकॉइन मानने से मना कर देते। तो जो ग्लोबल ड्रीम था कि किसी करेंसी का ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, वो ड्रीम यहाँ पूरा नहीं होता। लोगों में बॉर्डर, धर्म, जाति, व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं डिस्प्यूट होता रहता और उसके चक्कर में बिटकॉइन पिसता रहता। तो इसने इन्हीं दो मुख्य कारणों की वजह से खुद को यहाँ से हाइड कर लिया, जिसे कोई देख नहीं सका, जान नहीं सका। बट इतने कमाल का आइडिया इसने दिया, इतने कमाल का टेक्नोलॉजी दिया, जिसे मैं समझने के बाद खुद को रोक नहीं पाया कि आपसे क्यों ना शेयर करूं। अब 2009 में इसने एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। इस ब्लॉकचेन व्यवस्था पे इसने एक डिसेंट्रलाइज व्यवस्था बनाया। डिसेंट्रलाइज व्यवस्था मतलब जिसका मालिक कोई एक आदमी ना हो, यानी कोई भी ना हो, खुद जो बनाया है वो भी इसका मालिक ना रह जाए। जैसे पहली कमी जो करेंसी व्यवस्था में सेंट्रलाइजेशन का, उसको इसने दूर करके यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ला दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्लॉकचेन पे डाले गए किसी भी डेटा को कोई अगर डिसेंट्रलाइज हो गया है तो डिलीट या परिवर्तित नहीं कर सकता, चाहे वो खुद बनाने वाला क्यों ना हो। अब पहली कमी दूर हो गई। दूसरी कमी ये है सर कि ब्लॉकचेन एक सिक्योर डाटा स्टोरेज है। इसमें डाले गए किसी भी डेटा को हैक कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना। 2009 से अभी तक 2022 आ गया है और करीब इसको 14 वर्ष हो चुका है, और इस 14 वर्षों में आज तक कोई बिटकॉइन को हैक नहीं कर पाया। तो सोच के देखिए इसकी सिक्योरिटी सिस्टम कितनी शानदार होगी। अब दूसरी जो कमी थी इस करेंसी व्यवस्था में वो थी ट्रांसपेरेंसी की। उसको भी इसने दूर करके क्या कहा कि इसने बिटकॉइन जो बनाया, BTC बनाया, उसका सारा लेन देन का लेज़र इसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेज़र बना दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेज़र बना दिया मतलब ये बट गया, हर कोई इसके लेज़र को, किसी के अकाउंट का लेज़र कोई भी यहाँ देख सकता है, जबकि हमारे बैंक के खाते का लेज़र हमारे और बैंक के अलावा कोई नहीं देख सकता है। और बैंक वाले चाहें तो यहाँ के किसी भी लेज़र को डिलीट भी कर सकते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, जबकि ब्लॉकचेन पे हुए बिटकॉइन के लेज़र या ट्रांजैक्शन के डिटेल को कोई भी छेड़छाड़ या कोई भी अदला बदली या डिलीट नहीं कर सकता है। अब BTC की खासियत ये है कि ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये अचल संपत्ति की तरह काम करता है, चल संपत्ति की तरह काम करता है। अब BTC के बाद इस 3 कमियों को दूर करने के बाद इसने चौथी कमी जो थी अनलिमिटेड सप्लाई, उसको भी दूर कर दिया। इसने कहा कि बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई पूरे लाइफ टाइम में मैक्सिमम सप्लाई जो आएगी वो मात्र 1.1 करोड़ यानी 1 करोड़ 10 लाख है ही, 1 करोड़ 10 लाख नहीं, ये 2 करोड़ 10 लाख है। 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन कभी भी बन नहीं सकता है। अब 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं बनेगा तो ठीक जैसे ज़मीन की सप्लाई, नई ज़मीन हम नहीं बना सकते, इसलिए ज़मीन का डिमांड जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रेट बढ़ता है। ठीक वैसे ही अगर बिटकॉइन का भी सप्लाई फिक्स है और इसको भी हम नया नहीं बना सकते, तो जब जब इसका डिमांड बढ़ेगा तब तब बिटकॉइन का भी रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अब बात आती है कि जब बिटकॉइन का डिमांड क्यों बढ़ेगा? बिटकॉइन का डिमांड इसलिए बढ़ेगा कि इसने खूबसूरती और इसमें दे दिया कि बिटकॉइन को बिना किसी थर्ड पार्टी बैंक या एंटिटी के एक जगह से दूसरे जगह बिना किसी की अनुमति के भेजा जा सकता है, और इसे सिर्फ भेजने और पाने वाला ही समझ भी सकता है। और भेजने में एक जगह से दूसरे जगह जो समय लगता है वो मात्र मैक्सिमम आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैक्सिमम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। और इतना ही नहीं, इसमें जो फीस लगती है वो भी ना के बराबर लगती है। 10 रुपये से 100 रुपया पर ट्रांजैक्शन आता है। अब चाहे आप 1 रुपया भेजें, 10 रुपये भेजें, 100 रुपये भेजें, 1000 भेजें, करोड़ भेजें, अरब खरब भेजें, ज़्यादा खर्च यही आता है। अब जिस व्यक्ति को
100 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने पे एक देश से दूसरे देश 72 घंटे का समय लगता है और 3 करोड़ की फीस लग जाती है। अगर उस व्यक्ति को ये पता चले कि बिटकॉइन के माध्यम से पेमेंट भेजे तो मैक्सिमम 1 मिनट में पेमेंट मिल जाएगा और मात्र 100 रुपये की मैक्सिमम खर्च में एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट पहुंच जाएगा। तो ये व्यक्ति पेमेंट कहाँ से भेजेगा? डेफिनेटली बिटकॉइन से। बिटकॉइन जब पहली बार आया था तो 40 पैसे का ही बिटकॉइन बिका था और आज 14 साल में इसका डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ा कि एक बिटकॉइन की कीमत करंट टाइम में करीब 25 लाख रुपए है। अब 25 लाख की चीज़ 40 पैसे में खरीद के लोग खरीदने वाले बेवकूफ़ नहीं हैं। वो इसीलिए खरीदते हैं कि उनको इसकी ज़रूरत है, एक जगह से दूसरे जगह बॉर्डरलेस पेमेंट करने की ज़रूरत है। अब डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भाई किसी को पैसा भेजना है एक देश से दूसरे देश तो बिटकॉइन तो खरीदना पड़ेगा ना, और बिटकॉइन वही बेच सकता है जिसके पास पहले से बिटकॉइन है। सॉरी, इसीलिए जो है बिटकॉइन का रेट आए दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मेरा बॉटल उधर छोड़ गया क्या नीचे? इसीलिए बिटकॉइन का प्राइस दिन ब दिन रात बढ़ता चला जा रहा है और आई होप कि आने वाले समय में भी ये बिटकॉइन का प्राइस दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाएगा, ये घटने वाला नहीं है। तो आज अगर आप एक बिटकॉइन नहीं खरीद सकते तो 0.1 बिटकॉइन खरीदिए, 0.001 बिटकॉइन खरीदिए या 0.00001 बिटकॉइन ही लीजिए, लेकिन लेके रख लीजिए, क्योंकि आए दिन में आने वाले समय में इसका रेट सिर्फ बढ़ना है, घटना नहीं है। तो आई होप आज सभी को बिटकॉइन समझ में आ गया होगा क्यों बिटकॉइन का रेट बढ़ रहा है और क्यों आने वाले समय में इसका डिमांड बढ़ता जाएगा, और डिमांड बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। एक दूसरा कारण भी और मैं बता दूं कि आप 100 करोड़ का सोना अपने घर में स्टोर नहीं रख सकते, कहीं न कहीं खतरा है, लेकिन 100 करोड़ का BTC आप ले के साथ में घूम सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास कितना है। अगर इमरजेंसी में 100 करोड़ रुपए किसी भी मोड में हो, सोना हो, ज़मीन हो या शेयर हो या कैश हो, इस मोड में लेके इमरजेंसी में कहीं लेके एक देश से दूसरे देश जाना हो तो आप लेके नहीं जा सकते। बट अगर वो ही 100 करोड़ रुपए बिटकॉइन के फॉर्म में है तो दुनिया के किसी भी कोने में आप इसको लेके ईजिली जा सकते हैं। इसके लिए कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम, कोई भी कैरी सिस्टम नहीं है। अगर मेरा मानना है, देखा जाए तो सतोशी नाकामोटो ने दुनिया को फिर से लाके बार्टर सिस्टम पे खड़ा कर दिया और प्योर बार्टर सिस्टम पे खड़ा कर दिया और इसकी जो 3 मेन कमियां थी उसको दूर कर दिया। यानी 2 लोगों के बीच निर्भर करता है कि कौन क्या देगा और कितना मिलेगा, यानी कितना बिटकॉइन देने पे कितना सामान मिलेगा, ये बेचने और खरीदने वालों पर निर्भर करता है। कुछ सवाल लोग और करते हैं हमसे जब हम लोगों से मिलते हैं कि बिटकॉइन इतना पैसा देगा कहाँ से। पहली बात तो जैसे ही किसी को बिटकॉइन खरीदना होता है तो एक्सचेंज पे जाते हैं जहाँ पे बायर और सेलर की लिस्ट होती है। जो सबसे कम दाम में बेचना चाहता है उसका सबसे ऊपर आ जाता है ऑर्डर, और जो सबसे अधिक दाम में खरीदना चाहता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, उसके बाद वाले उसके नीचे चले जाते हैं। अब अगर ये व्यक्ति सबसे कम दाम में बेचना चाहता है और ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा दाम में खरीदना का चाहता है और इनका आपस में ऑर्डर मैच करता है तो यहीं पे ट्रांजैक्शन हो जाता है और लास्ट ट्रांजैक्शन इसकी करंट प्राइस होती है। इसका प्राइस खुद बिटकॉइन बनाने वाला नहीं तय करता बल्कि खरीदने और बेचने वाले यानी लोग तय करते हैं। दूसरा, यहाँ पे बायर का BTC सेलर को चला जाता है और सेलर का करेंसी जो भी जिस भी मोड में करेंसी से लेन देन किए हैं उनकी करेंसी बायर को चला आता है। अब यहाँ पे जब पैसा बिटकॉइन के पास जा ही नहीं रहा है, केवल पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास जा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं पीयर टू पीयर या पर्सन टू पर्सन जा रहा है, तो यहाँ कोई स्कैम भी होने के चांस नहीं है। तो बिटकॉइन इज़ द बेस्ट एसेट। दुनिया में किसी भी एसेट से बेहतर मेरे नज़र में बिटकॉइन है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करके उनको अच्छे से बिटकॉइन की अवधारणा को समझा सकते हैं कि बिटकॉइन का क्या फीचर है। अभी तक बिटकॉइन की टोटल सप्लाई मात्र 1,90,00,000 आया है सप्लाई में,
जैसा कि मैंने बताया टोटल 2 करोड़ 10 लाख बनेगा, 1.9 करोड़ आया है, बचा हुआ 20 लाख समथिंग जो है वो लगभग 2000 नहीं 2165 में आएगा। आखिरी बिटकॉइन ये मानना है, एक अनुमान है कि 2165 सन में आएगा। तो अब जो बिटकॉइन के आने का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा घट गया, और ये बिटकॉइन आती है माइनिंग से। माइनिंग क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा बहुत और चर्चा फिर कभी फ्यूचर में करेंगे। थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए। अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और इन्फॉर्मेशन बढ़ाइए बिटकॉइन के बारे में। और बिटकॉइन की कम्युनिटी जितना स्ट्रांग होता जाएगा उतना ही ज़्यादा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसियाँ स्ट्रांग होती चली जाएंगी। बाकी के बारे में भी कभी बात करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।